अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। 9/11 ये 9/11 यूनाइटेड स्टेट्स का एटीट्यूड था, वो सारा एटीट्यूड उसका चेंज हो जाता है और बहुत सारी तब्दीलियां आते हैं इस 9/11 के बाद। In the wake of the September 11th terrorist attacks, America hardened. Barriers and bollards sprouted up. Surveillance cameras captured our daily lives, and we learned if we see something, to say something. DHS, DNI, TSA, an alphabet soup of agencies created in a reinvention of America's security. The people who knock these buildings down will hear all of us soon. 20 years later, though, the question still remains. Are we safer? 9/11 के पीछे जिस बंदे को मुजरिम करार दिया जाता है वो ओसामा बिन लेदेन है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. ओसामा बिन लेदेन ने जो ग्रुप बनाया था अल-कायदा, ये कहा जाता है कि 9/11 उसने करवाई थी। उसके पीछे, इस हमले के पीछे, इस वाक़े के पीछे वो था। ये कौन कहता है? ये अमेरिका कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स कहता है। आए थोड़ा अमेरिका को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है खुद को जुलाइज्ड कंट्री कहता है, क्या इस काइंड जनरस चेहरे के पीछे एक खौफनाक दरिंदा बैठा है? तो आए इस वीडियो में थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसमें यह लिखा जाता है कि जो ज्यूज हैं उनको फ़लस्तीन में जगह दिया जाएगा, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। इसका साथ कौन देता है? एलाइड पावर्स। और एलाइड पावर्स में कौन शामिल था? यूएसए भी शामिल था। ज्यूज का साथ दिया, जियोनिस्ट का उन्होंने साथ दिया और जो मुस्लिम का हक मारा। 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस वक्त यूएस का प्रेसिडेंट था, वो ये कहता है कि मैं जो अरब्स हैं और ज्यूज हैं उनके बीच में कभी भी नहीं आऊंगा, कभी भी मैं उनके बीच में नहीं आऊंगा उस वक्त तक जब मैं उन दोनों के साथ कंसल्टेशन करूंगा, इन दोनों की राय जानूंगा, इनसे पूछूंगा और मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा। लेकिन दिसंबर 1948 में यूएस इजराइल के साथ मिल जाता है, इजराइल स्टेट बनाया जाता है और ये इंटरनेशनल आर्टिकल 30 का खिलाफ वर्जी करते हैं और इंटरनेशनल आर्टिकल 2 का खिलाफ वर्जी करते हैं। 30 आर्टिकल और 2 आर्टिकल है वो ये कहते हैं कि किसी को इलीगली जोर जबरदस्ती उसको उसके घर से नहीं निकाला जाएगा और उसका जगह किसी और को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां से 4 लाख से ज्यादा अरब्स को फलस्तीन से निकाला जाता है और ज्यूज को यहां लाया जाता है इलीगली, नाजायज के तौर पर, क्योंकि इंटरनेशनली ये इलीगल है। लेकिन यूएसए ने इसका साथ दिया, इजराइल का साथ दिया और ये कंट्री इजराइल स्टेट बनाया गया। 1967 में अरब इजराइल जंग होता है, वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप उसको इजराइल अपने कब्जे में कर लेता है और इजराइल का कौन साथ देता है? यूएसए उसका साथ देता है, उसे इक्विपमेंट्स देता है, उसे मिलिट्री देता है। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों को निकाला जाता है और ये 194 आर्टिकल का ब्रीच होता है और 242 आर्टिकल का ब्रीच होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर कोई बंदा रिफ्यूजी अपने घर में वापस लौटना चाहे, अपने कंट्री में लौटना चाहे, अपने घर में वापस आना चाहे, तो उस रिफ्यूजी को अपने घर में जाने दिया जाए। लेकिन जो इजराइल ने कभी भी किसी फलस्तीन अरब को वहां पर जाने नहीं दिया। इसमें कौन शामिल था? इस अमेरिका इजराइल के साथ था। 1982 में लेबनान पर इजराइल अटैक करता है, 3 दफा उस पर अटैक करता है।
اور اس میں بہت بڑے تعداد میں مسلمانوں کی جان چلی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اسرائیل. اور اسرائیل کا کون ساتھ دیتا ہے؟ امریکہ. اسرائیل کا یونائٹڈ اسٹیٹس اس کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ 1990 سے لے کر 2009 تک ہر سال امریکہ نے $2.7 بلین سے زیادہ ایلیٹری میڈ جو ہے اسرائیل کو فراہم کی. اس نے اسرائیل کو, جو امریکہ تھا, اس نے اس کو کہا کہ تم لڑتے رہو ان کنٹریز کے ساتھ, میں تمہارے ساتھ ہوں. کیونکہ ایک اسرائیل کیسے اتنے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو جواب دے سکتا ہے؟ اس کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ میں جو بڑے بڑے پوزیشن پر ہیں, ہائر پوزیشنز پر ہیں, ان میں بہت سارے جیوز ہیں اور وہ اسرائیل کا ہیلپ کر رہے ہیں. کیونکہ اسرائیل کو امریکہ نے یہ کہا کہ تم فلسطین پر ٹیک کرتے رہو, اس پر قبضہ کرو, میں دوسرے افغانستان, عراق پر اب قبضہ کروں گا, اس کے جو آئل ہے اس پر قبضہ کروں گا. President Donald Trump bringing back a familiar message from his campaign, talking about what he would have done in Iraq. Listen. You brought up Iraq and something you said that could affect American troops in recent days. You said we should have kept the oil, but okay, maybe we'll have another chance. What did you mean by that? Well, we should have kept the oil when we got out. And you know, it's very interesting. Had we taken the oil, you wouldn't have ISIS. Called The Truth About September 11th, claims to present evidence that the destruction of the World Trade Center was not the work of terrorists, but was in fact perpetrated by the U.S. government. With us, the much-maligned book's author, William Gerard. Most of the mainstream media, they're just too afraid to even have me on, so thank you. How did you arrive at the conclusions in your book? Where are the facts Well, through here? Scientific examination of Ground Zero. For example, the melted core. I mean, that was here we definitely go. evidence that there were thermite bombs that were used in bringing... Why are you being so close-minded to this, sir? Open up their minds and learn the truth. Mr. Gerard, why in the world would the U.S. government want to stage this attack on their own soil? Greed, of course. And to increase the oil revenues, the weapons industry, and security industry. And these are all things that Bush and puppet master Cheney, they've got their stakes in. اور میں اسے حاصل کروں گا, میں پاورفل, سو پاورفل بنوں گا. جیسے میں نے سوویت یونین کو ہرایا تھا, ایسے ہی مجھے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ہرانا ہے. یہ 9/11 انسیڈنٹ کچھ اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ 1979 میں القاعدہ گروپ بنایا جاتا ہے, اور یہ کون بناتا ہے؟ یہ اسامہ بن لیدن بناتا ہے. اسامہ بن لیدن سعودی عربیہ کا رہواسی تھا, وہ سعودی عربیہ میں اس کا جنم ہوا تھا, اس نے یہ گروپ بنایا تھا. اس وقت اس کے 170 ممبرز تھے, اس میں وہ 19 ممبرز امریکہ کی طرف بھیجتا ہے 2000 میں. 19 ممبرز کو, جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, وہ یہاں پر آ کے ٹریننگ لیتے ہیں کہ کیسے جہاز کو ہائی جیک کیا جائے. کمرشل جو فلائٹ ٹریننگ ہے وہ یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں لیتے ہیں. یہاں پر وہ تیاری کرتے ہیں کہ کہاں پر اٹیک کرنا چاہیے, کہاں پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے, اور ان سب کو کون لیڈ کر رہا تھا, ان کی ریبری کون کر رہا تھا, ان کو ساری چیزیں گائیڈ کون کر رہا تھا, وہ خالد شیخ کر رہا تھا. اور جو القاعدہ کے ممبرز تھے ان میں بہت سارے افغانستان میں تھے, بہت سارے ہیمبرگ جرمنی کے شہر میں تھے, اور بہت سارے سعودی عربیہ میں تھے, جو کہ ان 19 دہشت گردوں کو پیسے بھیج رہے تھے, ان کی مدد کر رہے تھے, ان کا ہیلپ کر رہے تھے, ان کو گائیڈ کر رہے تھے. ایسا دن آتا ہے جس دن یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ پر ایک بہت بڑا اٹیک حملہ کیا جاتا ہے, اور وہ دن 11 سپٹمبر 2001 تھا. یہ جو 19 دہشت گرد تھے القاعدہ کے, ان میں جو 15 تھے وہ سعودی عربیہ سے تھے, جو 2 تھے وہ یو اے ای سے تھے, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ لیبنان سے تھا, ایک ایجپٹ سے تھا. یہ 19 دہشت گرد تھے. ان 19 دہشت گرد نے خود کو 4 گروہوں میں تقسیم کی, اور 3 گروہ میں 5 بندے تھے, اور ایک گروہ میں 4 بندہ تھا. جو پہلا گروہ تھا اس کو عطا محمد, جو کہ 35 سال کی عمر کے تھا, وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اور جو دوسرا گروپ تھا اس کو مروان الشیحی لیڈ, اس کا رہبری کر رہا تھا. اور جو تیسرا گروپ تھا اس کو زیاد جرح لیڈ کر رہا تھا. اور جو چوتھا گروپ تھا اس کو ہانی ہانجر اس کو لیڈ کر رہا تھا, اس کا رہبری کر رہا تھا. جو عطا محمد تھا وہ پہلے فلائٹ پر چڑھتا ہے, اور اس فلائٹ کا نام امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 تھا اس کا نام. اس پر وہ چڑھتا ہے, اور یہ فلائٹ 7:59 پر ٹیک آف کرتا ہے. یہ جہاز بوسٹن سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا. فلائٹ میں 76 پیسنجرز تھے, 11 کریو ممبرز تھے, اور اس میں 5 دہشت گرد تھے. کچھ وقت کے بعد, آلموسٹ 17 منٹ کے بعد, یہاں پر جو عطا محمد تھا اپنے 4 دہشت گردوں کے ساتھ
جو ہے نا کاکپٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر پائلٹ پر اٹیک کرتا ہے, ایک پائلٹ کو مارا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس گنز بھی تھے. انہوں نے سیکیورٹی پاس کی, جو سیکیورٹی چیکنگ تھے ان سب چیزوں کو پاس کیا, اور ان کے پاس پھر بھی گنز تھے. اور بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس باکس کٹر تھے. ان باکس کٹر کے ذریعے, چاقوں کے ذریعے ان کو مارا, ایک پائلٹ کو مارا اور دوسرے سب لوگوں کو بندی بنا دیا گیا. 88 لوگ تھے, ان سب کو 5 لوگوں نے بندی بنا دیا. عطا محمد نے 8:46 پر نیو یارک کے جو نارتھ ٹاور تھا, ٹوین ٹاورز تھے, اس کے نارتھ ٹاور میں وہ جہاز کو کریش کرتا ہے. یہ ٹوین ٹاورز بہت بڑے ٹاورز تھے اس وقت, یہ ایپک ٹاورز تھے امریکہ کے, یہ بہت بڑے ٹاورز تھے. اس وقت 5 بڑے ٹاورز تھے, ان میں سے 2 بڑے ٹاورز یہ تھے, اور وہ پھر گرنا شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جہاز اس پر مروان پر چڑھتا ہے, اس کا نام یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175, اور یہ جہاز 8:14 پر ٹیک آف کرتا ہے بوسٹن سے نیو یارک کی طرف. اس میں 51 پیسنجرز تھے, 9 اس میں کریو ممبرز تھے, اور اس میں 5 دہشت گرد تھے. آلموسٹ جو نا 8:20 اس وقت, اس کو کچھ وقت بعد اس کو جو مروان الشہی تھا وہ پائلٹ کو جو ہے کاکپٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر اس پر اٹیک کرتا ہے پائلٹس پر, اور اسے خود کے کنٹرول میں کر لیتا ہے. کچھ وقت کے بعد 9:03 جو عطا محمد تھا اس کے 17 منٹ بعد وہ یہ مینز 9:03 ایسے ہی وہ یہ جہاز ساؤتھ ٹاور تھا, ٹوین ٹاور کے ساؤتھ ٹاور میں یہ جہاز کریش کرتا ہے. اور جو تیسرا جہاز تھا جس میں ہانی ہنجور یہاں اپنے 4 دہشت گردوں کے ساتھ چڑھتا ہے اس پر, اور یہ جو تیسرا ایئر لائن تھا اس کا نام امریکن ایئر لائنز فلائٹ 77 اس کا نام تھا. یہ 8:46 پر ٹیک آف کرتا ہے نیو جرسی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اور کیلیفورنیا کی طرف جا رہا تھا. 53 پیسنجرز تھے, اور اس میں کریو ممبر 6 تھے, اور اس میں 5 دہشت گرد تھے. کچھ وقت کے بعد وہ تھوڑا وقت جو ہے نا انتظار کرتے ہیں, آلموسٹ آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کرتے ہیں. پھر 9:30 پر 9:37 پر یہاں پر کاکپٹ میں جایا جاتا ہے, اور وہاں پر ہانی ہنجور پائلٹ کو زخمی کرتا ہے اور اس کا کنٹرول اس سے چھین لیتا ہے, جہاز کا کنٹرول اس سے چھین لیتا ہے. پھر اس کے کچھ وقت بعد وہ پینٹاگون جہاں پر اس کا ٹارگیٹ تھا وہاں پر جہاز کو کریش کرتا ہے. جو چوتھا پلین تھا اس پلین کا نام یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 تھا, اور یہ زیاد جرح چڑھتا ہے اپنے 4 دہشت گرد دوستوں کے ساتھ, اور یہ جہاز 8:42 پر ٹیک آف کرتا ہے کیلیفورنیا کی طرف. اس میں جو پیسنجرز تھے وہ 33 کریو ممبرز تھے, اٹینڈنٹس تھے وہ اس میں 7 تھے, اور اس میں جو دہشت گرد تھے ٹیررسٹس تھے وہ 4 تھے. اس کے ٹیک آف کے کچھ وقت بعد اس کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے. جو دہشت گرد کاکپٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر پائلٹ پر اٹیک کرتے ہیں اور اس سے کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں, اور اس جہاز کو یہ کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اس میں فلائٹ 93 سے کچھ لوگ کال بھی کرتے ہیں اپنی فیملی کی طرف, اور ان میں کچھ ریکارڈنگز یہ ہیں. Okay, well, I just wanted to tell you I love you. We're having a little problem on the plane. I'm totally fine. I just love you more than anything. Just know that. And, I'm comfortable and I'm okay for now. Just a little problem, so I just love you. Please tell my family I love them too. Bye, honey. Passenger Linda Grundland phoned her sister Elsa at 9:46 a.m., about 18 minutes into the hijacking, leaving this message on her home answering machine. Elsa, it's Lynn. I only have a minute. I'm on United 93 and it's been hijacked by terrorists who say they have a bomb. وہ کہتی ہے کہ یہاں کا جو ایروپلین ہے اس کو ہائیجیک کیا گیا ہے اور ہم بچ نہیں سکیں گے. ہم لوگوں کو پتا چلا, پھر وہ ان
जो दहशतगर्द है उनके साथ लड़ पड़े और इसको शैंक्सवाइल पेनसिल्वेनिया काउंटी था, यूनाइटेड स्टेट्स का इलाका था, वहां पर इसको गिराया जाता है। यह इंसिडेंट इस तरीके से होता है और यहां पर ट्विन टावर्स को भी गिराया जाता है जो कि बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स, बहुत बड़े तादाद में अमेरिका के जो इकोनॉमी था वो यहां से बनता था और इसको भी खत्म किया जाता है। पेंटागन जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी था, से भी बहुत ज्यादा फायदा होता था, इकोनॉमी का फायदा होता था, वहां पर भी अटैक किया जाता है और ये कहा जाता है कि इनके पीछे कौन थे, इनके पीछे जो अलकायदा के मेंबर्स थे वो थे। उन्होंने ये सारी चीज करवाई, उन्होंने मिलकर अमेरिका पर अटैक किया था। उन्होंने क्यों अमेरिका पर अटैक किया था? ताकि अमेरिका को खत्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल का साथ दीन के ऊपर जुल्म करने के लिए और उसने अफगानिस्तान में भी जंग किया था और उसने इराक पर भी अटैक करने की कोशिश की थी और पर इसराइल ने अटैक किया था, उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स था। उसकी वजह से 1999 में उसामा बिन लादेन ने यह कहा था अपने वीडियो में, उसका ये वीडियो दिखाया जाता है कि मैं अमेरिका पर अटैक करूंगा क्योंकि जो मैंने जुल्म देखा लेबनान में, मैं भी वहां पर था, उसकी वजह से मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अमेरिका को तबाह करूंगा, मैं उसके इकोनॉमिक हब पर अटैक करूंगा। You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims, who are more than 1 billion people in the world today. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. वीडियो में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। उसामा बिन लादेन था, उसने क्यों अटैक किया? उसकी वजह से क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ था, वो अमेरिका से नफरत करता था, उसकी वजह से उसने जो है ना ये अटैक करवाया था। यहाँ से कंस्पिरेसी थ्योरीज का जन्म होता है, वो थ्योरीज जो कि हमें लॉजिकल आंसर देते हैं, जो कि हमें इस इंसिडेंट, इस वाक़े के बारे में और भी ज्यादा आइडियाज और इस वाक़े के बारे में अपने थ्योरीज लोग बताते हैं और आइडियाज बताते हैं। उनमें से जो पहला थ्योरी मार्क एल्सिस बताता है कि जब दहशतगर्द प्लेन्स पर चढ़े थे उनकी चेकिंग नहीं की गई थी, ये CIA कहां थे? क्योंकि ये एरोप्लेन्स पर चढ़ना और उस वक्त जो सिक्योरिटी था अमेरिका में, अमेरिका इकोनॉमिक हब था, तो उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी था, तो उनके पास गन होना, उनके पास ये चाकू होना, उनके पास ये चीजें होना, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि वो कैसे उस सिक्योरिटी को पास कर सकते हैं। यहां से जो मार्क एल्सिस है वो ये बताता है कि ये खुद जो अमेरिकन के मिलिट्री था, अमेरिकन के फोर्सेस थे, वो खुद इन दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था, गवर्नमेंट मिला हुआ था। और मार्क एल्सिस एक और भी चीज बताता है कि जो जहाज जब उड़ रहा था, जब वो ट्विन टावर्स की तरफ आ रहे थे और जब एक औरत ने अपने हस्बैंड से बात की, यहां पर CIA को पता चला और नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड को पता चला, उनको बताया गया, उनको रेडार के जरिए, उनको रेडियो के जरिए, उनको बहुत सारी चीजों के जरिए, उनको टेलीफोन के जरिए उनको बताया गया था कि ये जहाज है, इसको हाईजैक किया गया है। अमेरिकन फोर्सेस उसने एक्शन अमल क्यों नहीं उठाया? अगर वो ट्विन टावर्स को बचाना चाहते थे तो उन्होंने जहाज को क्यों तबाह नहीं किया? उन्होंने जहाज को क्यों नहीं रोका? क्योंकि उनको हुक्म दिया गया था, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको हुक्म दिया था कि ये जो तुम खामोश रहो, तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका, ये सारा प्लान अमेरिका का था। क्योंकि अभी अमेरिका ये क्यों करवाया उसने? उसकी वजह से वो ये चाहता था कि जो अफगानिस्तान में ऑयल है तो उस पर अटैक किया जाए, हमला किया जाए, जो इराक में ऑयल एवेन्यूज हैं उस पर हमला किया जाए और उन्हें हासिल किया जाए। और अमेरिका ये चाहता था कि मैं सोल पावर बनूं और इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अपना राज चलाऊं और इनको खत्म कर दूं और ये ऑयल के जो फील्ड्स हैं वो खुद हासिल कर लूं। ये उसका लालच था, ये अमेरिका का लालच था। इसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सारी प्लान करवाई थी। अभी आप देखें इस वीडियो में
tower. जिस तरीके से ये बिल्डिंग कोलैप्स करता है, प्लेन क्रैश होता है, ऑलरेडी बिल्डिंग में आपको एक सुराख नजर आएगा। यहां से थोड़ा पता चलता है कि ऑलरेडी इसमें कुछ तो हुआ है। जब ये जहाज क्रैश करता है, इसके अंदर क्रैश करता है इसके साथ, ट्विन टावर्स के साथ, यहां ये ट्विन टावर्स आधे घंटे से भी ज्यादा बहुत वक्त के लिए ये खड़े थे, फिर अचानक से ये गिर जाते हैं, अचानक से ऑटोमेटिकली ये गिर जाते हैं, इस तरह वर्टिकली ये गिरते हैं। ये मुमकिन नहीं। अगर ऐसे जहाज लगता है तो इनको ऐसे गिरना चाहिए, हॉरिजॉन्टली ऐसे गिरना चाहिए, या कुछ और तरीके से। ये उस तरीके से गिरता है जिस तरीके से बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है। ये इस तरीके से गिरा, ये मुमकिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो स्टीवन जोन्स थे और डेविड हुफमैन और जिम रिचर्ड वेज थे, और वो ये बताते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरे, जिस तरीके से ये खत्म हुए, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ये जहाज के जरिए ये गिरे। और यहाँ पर के जो अंदर के रहवासी थे, इसके करीब थे, इस बिल्डिंग के ट्विन टावर्स के, वो ये बताते हैं कि हमने एक्सप्लोजन सुना और हमने ये सुना कि इसके अंदर ऑलरेडी बॉम्ब्स लगाए हुए। In the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby. Bomb in the building, start clearing out. Bomb in the building, start clearing out. Censorship started from the very beginning because when I was telling my story, they told me, "Oh, cut this out, cut this out." It was the first hijacked plane that hit the. It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before 9/11, before the plane hit the. थे और इसके ऑलरेडी अंदर जो है ना डायनामाइट लगाए हुए थे। और स्टीवन जोन्स के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर, जब हमने इसकी रिसर्च की थी, वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, उसने ये कहा कि जब हमने इसकी जांच पड़ताल की ट्विन टावर्स की, तो यहाँ पर हमें थर्माइट मिलता है और नॉन थर्माइट मिलता है। इसका मतलब ये थर्माइट क्या होता है? थर्माइट बिल्डिंग को जलाने के लिए, चीजों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब इसके ऑलरेडी अंदर सारी चीजें फिट की गई थी। ये बेस था ना, जिस बेस पर ये बिल्डिंग बना था, ट्विन टावर्स बना था, उस बेस में एक्सप्लोजन्स, बॉम्ब्स लगाए गए थे, उसमें ऑलरेडी वहां पर सारी चीजें लगाई गई थी। और उसकी वजह से ये बिल्डिंग जब वो एक्सप्लोज हुआ तो वो ऐसे वर्टिकली गिरा, ऐसे गिरा जल्दी में। अकॉर्डिंग टू 1911 कमीशन रिपोर्ट गिरा। इसकी वजह से ये बिल्डिंग इस वजह से गिरा कि यहां पर जो जहाज के अंदर केरोसिन फ्यूल था, वो जब उससे जमीन के फ्लोर पर पोर हुआ, जब वो फ्लोर पर गिरा, ऑयल जो केरोसिन ऑयल था, तो उसकी हीट की वजह से ये जो जमीन है, ये जो स्टील है, वो मेल्ट हुए और उसके बाद ये जो है ना गिरे। लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जो केरोसिन फ्यूल का कंजप्शन टेम्परेचर है वो 500 सेल्सियस है, और जो मेल्टिंग लेवल है, जो कि स्टील का मेल्टिंग लेवल है, वो 2049 है। तो इतना कम था, तो वो स्टील को कैसे जो है ना मेल्ट कर सकता है और ये जमीन कैसे गिर सकता है? ये एक प्लेन था। किसने करवाई थी? ये अमेरिकन गवर्नमेंट के करवाई थी, और ये ज्यूश लॉबी ने करवाई थी। ये क्यों उसने करवाया था? इसकी वजह से उन्होंने करवाया क्योंकि जो इसराइल था वो ये चाहता था कि उनको मौका फ़लस्तीन पर अटैक करने का, हमला करने का, और लोगों की ध्यान फ़लस्तीन से चला जाए और इस तरफ आए, और ये जो मुस्लिम हैं इनको दहशतगर्द करार दिया जाए, और लोग ये सोचें कि ये दहशतगर्द हैं, इनको कोई हक ना दिया जाए। उसकी वजह से, और अमेरिका को सोल पावर अफगानिस्तान पर अटैक करना था, इराक पर अटैक करना था, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर अटैक करना था, ये प्लान उन्होंने बनाया। 9/11 जो कमीशन रिपोर्ट बनाया गया 2004 में, इसको पब्लिश जो किया गया था, इसमें आपको कुछ भी एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। इसमें इंटरव्यूज लिए जाते हैं और इस इंटरव्यूज में कुछ चीजें बताए जाते हैं, दैट्स इट। उसमें कोई भी आपको एविडेंसेस नहीं मिलेगा। थेरी राइटर है, उसने अपना बुक एल ए फेयरलेबल इम्पोस्चर, बहुत बड़ा बुक है, उसमें वो ये बताता है कि इसके पीछे कौन था? अमेरिका था। वो अमेरिका जो है ना अफगानिस्तान पर अटैक करना चाहता था। और जो दूसरा बुक द बिग लाई, उसमें भी यही दिखाया जाता है कि अमेरिका इसके पीछे था। फार्मर रिसर्चर ऑफ जर्मन हैम्बर्ग रेडियस वॉन ब्लो, वो ये कहता है कि इसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका यही चाहता था कि उसके एक्शन जस्टिफाई किए जाएं। उसके जो
अफगानिस्तान पर अटैक करना और इराक पर अटैक करना वो जस्टिफाई किए जाएं, लोग ये सोचें कि ये बदला लेने के लिए उसने मुसलमान कंट्री पर हमला किया, तो इसकी वजह से जो सारी कंट्री हैं वो खामोश रहें, वो अमेरिका को कुछ भी ना कहें, उसको ब्लेम ना दे, उस पर इल्जाम ना लगाए। इसकी वजह से ये सारी चीज़ उसने की। और महातर मोहम्मद जो कि वो भी यही कहता है कि इसके पीछे कौन था, इसके पीछे अमेरिका था। अभी आते हैं वीडियो टेप्स पर। He tirelessly taunted the nation known as Al-Qaeda. While he never directly claimed responsibility for them, bin Laden openly hailed the attacks in this videotape aired shortly afterwards, in which he said the US had only reaped what it had sowed. पहले वीडियो में वो रिफ्यूज करता है कि ये चीज़ मैंने की। वो ये कहता है कि जब भी कोई चीज़ यूएस पर होता है तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। दिसंबर में 2001 में जलालबाद एक टेप मिलता है और उसमें एक बंदा बात करता है जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ये उसामा बिन लेदेन है, लेकिन वो उसामा बिन लेदेन नहीं था। 20 दिसंबर 2001 में डेस एरेस्टे जो कि जर्मनी का टीवी चैनल है, वो ये बताता है कि जो वीडियो टेप जो वीडियो टेप दिखाई गई है उसामा बिन लेदेन जिसमें एडमिट कर रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें की, वो मिस ट्रांसलेशन है, जो कि अमेरिकन ने व्हाइट हाउस है उसने मिस ट्रांसलेशन की है और उसने गलत तरीके से यहाँ पर अपनी चीज़ें डाली हैं और ये वीडियो बनाया गया, ये खुद उन्होंने बनाया और यहाँ पर वो चीज़ें डाली जो वो खुद चाहते थे, वो चीज़ें उन्होंने डाली। Wirklich, die englische Übersetzung aus dem Pentagon scheint eindeutig. Hier bezichtigt sich Bin Laden ganz offensichtlich der Tat und behauptet, bereits im Voraus über den Tatablauf informiert gewesen zu sein. Doch ist diese Übersetzung überhaupt korrekt? Wir haben zwei Übersetzer unabhängig über mehrere Tage hinweg die Pentagon-Übersetzung mit dem Videoband vergleichen lassen, Störgeräusche herausgefiltert und jede mögliche Textinterpretation in Erwägung gezogen. Das Ergebnis? Pentagon-Übersetzung sagt Bin Laden, wir haben die Zahl der Toten des Feindes im Voraus kalkuliert. Im Voraus auf Englisch in advance. Im Voraus steht nicht drin. Es ist falsch, wenn man von der Originalfassung des Arabischen ausgeht. Und es gibt keine Missverständnisse, dass man also im Grunde das nicht verstehen kann. Darüber hinaus stimmen die Übersetzer darin überein, dass der Satz im Original keinesfalls ein vorausberechnendes Planen oder gar Kalkulieren der Zahl der Toten enthält. Beispiel 2. Laut Pentagon-Übersetzung sagt Bin Laden, wir hatten eine Nachricht am vorhergehenden Donnerstag erhalten, dass das Ereignis an diesem Tag stattfinden würde. Vorhergehend previous. Vorhergehend. Beispiel 3. Laut Pentagon sagt Bin Laden, wir forderten jeden von ihnen auf, nach Amerika zu gehen. Wir auf Englisch we. Diese रोटर जो कि इस्लामिक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का, वो भी यही कहता है कि जो ट्रांसलेशन जिस तरीके से उसामा बिन लेदेन का बात का जो ट्रांसलेशन किया गया, उसका तर्जमा किया गया, जो उसने कहा उसका तर्जमा किया व्हाइट हाउस ने, वो बिल्कुल गलत है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं और व्हाइट हाउस ने अपने ट्रांसलेशन में अपनी खुद की चीज़ें डाली जो वो खुद सुनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसमें आपको नहीं मिलेगा कि वो जो उसामा बिन लेदेन है उसने मान लिया। लेकिन अमेरिकन लोग ये कहते हैं कि उसामा बिन लेदेन मानने वाला था लेकिन वो चुप हो गया था, उनका ये एक्सक्यूज है, वो ये कहते हैं। पर फिर प्रिडिक्टिव थ्योरीज आती। इन प्रिडिक्टिव थ्योरीज में यहाँ जो है ना 9/11 का पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है, इन मूवीज़ में, इन कार्टून्स में, इन गेम्स में, इन सारी चीज़ों में ये दिखाया जाता है कि 9/11 पॉसिबल है, मीन्स होने वाला है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में डाली गई थी। प्रिडिक्टिव चीज़ें आता है और प्रिडिक्टिव चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी अमेरिकन के जहनों में फिल्म के ज़रिए, कार्टून्स के ज़रिए ये चीज़ डाली गई थी कि ये ट्विन टावर्स हैं इस पर हमला किया जाएगा, इस पर ये ऑलरेडी जो है ना इस पर धमाका किया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया जाता है। ये प्रिडिक्टिव चीज़ें वो होती हैं कि जब कोई चीज़
جو ہے نا لوگوں کے دماغ میں رکھی جاتی ہے, ان کو بار بار دکھایا جاتا ہے ویڈیو گیمز میں, جہاں کہیں بھی اس کو دکھایا جاتا ہے اور لوگ اس پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں, کہ لوگ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا وہ واقعی کچھ ہونے والا ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ٹی وی میں دکھائے جاتے ہیں, پریڈکٹیو چیزیں جو کہ فیوچر میں ہونے والے ہیں, لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے جس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو تھیوریز ہیں وہ کچھ اور بتاتا ہے, اور جو 9/11 ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. That's it all for today. اللہ حافظ.